हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव चर्चा में हैं और इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है वह है राज्य विधान मंडल का टॉपिक। ठीक है, इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के नज़रिए से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि बात करें राज्य विधानमंडल की, भारतीय संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है। जिस तरह हम संसद की बात करते हैं, नजर आ रहा है, जिस तरह हम संसद की बात करते हैं, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं। उसी प्रकार से जब हम राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो यह भी 3 चीजों से मिलकर बनी होगी। राज्य विधानमंडल क्या होगा? विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, लेकिन यह ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है ये किसी राज्य में हो। विधान परिषद की जब आप बात करते हो तो यह आवश्यक प्रावधान नहीं है। विधान परिषद, और फिर बात आ जाती है राज्यपाल की। ठीक है, तो विधानसभा, जिस तरह से लोकसभा हमारा निचला सदन होता है, निम्न सदन होता है, उसी तरह से किसी भी राज्य का निम्न सदन होगा विधानसभा। जिस तरह से राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह से किसी भी राज्य में अगर है उसका गठन किया गया है तो विधान परिषद राज्यसभा की तरह उच्च सदन होगा, है ना। और राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति विधानसभा के अंदर और विधानमंडल के अंदर जो विधायिक प्रक्रिया चलती है उसका अनुमोदन करते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने का काम करते हैं। तो ये विधानमंडल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित मुख्य प्रावधानों की। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है विधानसभा। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी भी बताया और आप सब जानते भी होंगे कि विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है। जिस तरह से लोकसभा निम्न सदन है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, उसी तरह से विधानसभा का चुनाव भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसका गठन कैसे होता है? विधानसभा के प्रावधानों में इसका जो गठन है, सबसे पहले इसकी सदस्य संख्या की अगर हम बात करेंगे, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या जो संविधान में प्रावधान किया गया है वह है न्यूनतम का और अधिकतम का। न्यूनतम और अधिकतम, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 60 और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं 500 सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सकते हैं। अनुच्छेद 170 यह बात हमें बताता है। लेकिन क्योंकि कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है, उनमें इतनी ज़्यादा 60 भी सीटें पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जनसंख्या के आधार पर 60 सीटों में उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं न्यूनतम संख्या के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इन तीनों राज्यों की अगर आप बात करते हैं तो आपको मिलता है 40 सीटें यहाँ पर न्यूनतम है। देखिए, जो नॉर्मल प्रावधान होते हैं उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाने की, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में यह संख्या 30 है, माफ़ कीजिएगा, यह संख्या 30 है। वहीं पर 2 राज्यों की अगर हम बात करें, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम तथा नागालैंड, मिजोरम में यह न्यूनतम संख्या 40 सीटों की है और नागालैंड में यह संख्या 46 सीटों की
है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नामित सदस्यों का भी प्रावधान है, अगर किसी विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक सदस्य को वहां पर नामित कर सकता है। संविधान में इन सीटों का जो बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा, वो होगा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, और जनसंख्या में अनुपात के आधार पर ही SC ST को क्या आरक्षण भी दिया गया है। फिर से बताना चाहूं तो इन सीटों को किसी भी राज्य में इस तरह बांटा जाएगा कि वहां पर हर निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या बराबर हो, लगभग समान हो। दूसरी तरफ यदि किसी राज्य में SC और ST जनसंख्या रहती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है, तो उनके अनुपात के आधार पर उन्हें सीटों में आरक्षण भी दिया जाएगा। ये बात आपको पता होनी आवश्यक है। किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। यह बात इतनी हो गई। फिर सदस्यों की बात हम आगे करेंगे, यहां इसको यहीं पर छोड़ते हैं। फिर बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद का गठन किस तरह से होता है और क्या है इसकी प्रक्रिया? तो अनुच्छेद 168 हमने देख लिया। 169 में 169 में बात की गई है किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन की और विधान परिषद के उत्साधन की, यानी उसको हटाने की। तो अगर कोई राज्य चाहे कि वह विधान परिषद का गठन करना चाहता है, या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और वह उत्साधन करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, उसको बंद करना चाहता है, तो उसके लिए वह राज्य क्या करेगा? राज्य एक प्रस्ताव पारित करेगा विशेष बहुमत के साथ। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह प्रस्ताव जाता है संसद को, और अगर संसद चाहे, फिर से कह रहा हूं, अगर संसद चाहे तो इस प्रस्ताव को एक साधारण बहुमत से पास कर देगी। साधारण बहुमत से पारित करेगी। तो जैसे ये पारित होगा, यहां पर अगर गठन का प्रस्ताव है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। अगर उसे समाप्त करने का प्रस्ताव है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। फिर अगर हम देखें वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर हमें यह व्यवस्था, विधान परिषद की व्यवस्था देखने को मिलती है, और ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। वर्तमान परिदृश्य यह है कि भारत में इन 6 राज्यों में से 28 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था काम करती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 22 राज्य हैं उनमें एक सदनीय व्यवस्था काम कर रही है, जिनमें सिर्फ विधानसभा उपस्थित है। ये बात आपको पता है। और अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पहले 1956 में जब हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो इसके अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 1957 में गठन किया गया था उस 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1985 के बाद फिर से 2007 में वहां पर विधान परिषद का 2007 में वापस विधान परिषद का गठन किया गया। प्रक्रिया क्या थी? यही प्रक्रिया थी। ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा राज्य जिसमें पहले किया गया था, खत्म इन्होंने कर दिया, और बाद में फिर से इसमें वापस ये व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में, पंजाब में एक बार शुरू में था, लेकिन बाद में उनको समाप्त कर दिया गया विधान परिषद की व्यवस्था को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यदि आप संविधान में भी देखेंगे
तो एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में यह प्रस्ताव तो पारित किया जा चुका है कि उसको विधान परिषद का गठन वहां पर होना है, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के बाद जो नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है वह नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। यह एक इंपॉर्टेंट बात थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर गठन की अगर हम बात करें तो वही बात आ जाती है अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य। जब आप बात करेंगे अधिकतम सदस्य की तो ये रिलेट करता है विधानसभा सदस्यों की संख्या से, विधानसभा की कुल सीटों, विधानसभा की कुल सीटों का 1/3, 1/3। अधिक से अधिक विधान परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? उस राज्य की विधानसभा में जो सीटें हैं उनका 1/3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन न्यूनतम हो सकती है कितनी? न्यूनतम 40 होनी चाहिए, इससे कम भी आप उन सीटों को नहीं रख सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इन सीटों के मध्य में जो वास्तविक संख्या होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? जो वास्तविक संख्या होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण करेगी हमारी संसद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जिस तरह राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो उनकी निर्वाचन पद्धति क्या होगी इसको हम देख लेते हैं। 1/3 सदस्य, 1/3, जितनी भी सीटें उस विधान परिषद की तय की गई है उसका 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, पहली बात। दूसरी, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा, आदि के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। तीसरा, 1/12, 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें 3 साल हो चुके हैं, तो 1/12 सदस्यों को ऐसे लोग निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन करा रहे लोग करते हैं। तो 1/12 लोगों को तो वो लोग चुनेंगे जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गए, उस राज्य के लोग, ठीक है। और 1/12 सदस्यों का चुनाव वे लोग करेंगे जिन्हें अध्यापन कार्य कराते हुए, माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन कार्य कराते हुए 3 साल या उससे ज्यादा का समय हो चुका है। बाकी जो बच जाता है 1/6, उनको राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, नामित, मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, चुना नहीं जाता। किन क्षेत्रों से नॉमिनेट किया जाता है? साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान जिन लोगों को होता है राज्यपाल की नजर में, उन लोगों को यहां पर नॉमिनेट इस तरह से किया जाता है। यहां एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। जो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उन्हें किस आधार पर, उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है? जिस तरह से हमने यहाँ देखा ना, जैसे साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान वाले लोगों को नामांकित किया जाता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किन बैकग्राउंड के लोगों को नामांकित किया जाता है, संविधान में क्या प्रावधान उसके बारे में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सदस्यों की, यानी जो एमएलएज होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली होते हैं, उनकी बात अगर हम करना चाहें तो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन बन सकता है, कौन है जो काबिल है इस चीज के लिए। तो अर्हता की बात आ जाती है। अर्हताएं, सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए, हर अर्हता के अंदर आती है कि वह भारत का
नागरिक होना चाहिए। बाकी सारी क्वालिफिकेशंस उसमें है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या भारत का नागरिक था, उसने नागरिकता छोड़ दी, तो फिर वो एमएलए या एमपी या भारत में जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पद ऐसे हैं उनके लिए योग्य नहीं रह जाता है। आयु की बात करें, आयु दो तरह से देखोगे। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यदि आप बात करते हैं विधान परिषद की तो 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, क्योंकि विधान परिषद को वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। कुछ इसी तरह का प्रावधान हमारे लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी है। इसके अलावा वो सभी योग्यताएं उनमें होनी चाहिए जो संसद तय करे। इसके अलावा वे सभी योग्यताएं जो संसद के द्वारा तय की जाए, संसद द्वारा तय की जाएगी, ये प्रावधान हमारे संविधान में है। तो संसद ने कुछ योग्यताएं कही है कि जो व्यक्ति राज्यपाल नामांकित करेगा, जिन लोगों को राज्यपाल नॉमिनेट करेगा, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो विधानसभा में या वह विधान परिषद में उन 1/6 सदस्यों में से हो जिनको राज्यपाल नामांकित करता है, उस व्यक्ति का राज्य का निवासी होना जरूरी है। राज्यपाल जिसे नामांकित करता है, जब नामांकन करता है तो ऐसे व्यक्ति को करेगा जो राज्य का निवासी हो। यह आवश्यक है, राज्य का निवासी होना उसका आवश्यक है। ठीक है। एक और बात है, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। जिस राज्य में वह विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है वह उस राज्य का निवासी तो इसके अंतर्गत होना ही चाहिए। उस राज्य के अंतर्गत किसी मतदाता सूची के अंतर्गत मतदान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। SC ST के सदस्य जिन सीटों पर लड़ेंगे, यानी जो सीटें आरक्षित की गई हैं, आरक्षित जो सीटें की गई हैं उन पर सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके लिए यह सीट आरक्षित है। जो सीटें आरक्षित नहीं है उन पर SC ST के लोग उन पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 20 सीटें आरक्षित कर दी SC ST के लिए और 80 सीटें जनरल हैं, 80 सीट्स। तो इन 20 सीटों पर तो सिर्फ SC ST का कोई व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इन 80 सीटों में से अगर SC ST का व्यक्ति चाहे तो वह भी यहाँ पर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। यह एक प्रावधान है हमारे आगे जो संसद ने किए हैं उसके अंतर्गत। फिर हम बात करें अगर निरर्हताओं की बात करें, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो होगी तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। तो हमारे संविधान में कहा गया है अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको निर्वाचन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, वह क्वालिफाइड नहीं रहेगा। दूसरी बात हमारा संविधान कहता है अगर वह विकृत चित्त हो, यानी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हो जैसी नॉर्मल लोगों की होती है, और यह बात कोई न्यायालय घोषित कर दे। ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ते चलने वाला आदमी कहे कि ये तो पागल है तो इसका मतलब वो पागल तो नहीं हो जाता। न्यायालय की समझ में वह व्यक्ति विकृत चित्त या मानसिक रूप से रोगी हो। तीसरी बात हमारा संविधान कहता है अगर वह दिवालिया हो, अगर वह दिवालिया है तो भी चुनाव के लिए वह खड़ा नहीं हो सकता। भारत का नागरिक अगर नहीं होगा तो वो वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगा, ये बात मैंने आपको शुरू से कह दी। इसके अलावा संसद जो भी कानून बनाकर निरर्हता घोषित करे वह निरर्हताएं भी उस पर लागू हो जाएगी। संसद ने इसी तरह की, जैसे हम अगर बात करें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत, तो संसद ने बहुत सारे निरर्हताएं घोषित भी की है। भ्रष्टाचार में अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी के पर आपराधिक मुकदमा दायर होता है और वह उसके लिए विक्टिम मतलब में उस पर वह चीज साबित भी हो जाती है कि उसने वो क्राइम किया है, इस तरह की बहुत सारी चीजें संसद ने लगाई हैं, बैन लगाया है जो
चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें वेतन भत्ते, ये जो सदस्य होते हैं इनके वेतन भत्तों की बात करें एमएलएज की, तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? वेतन भत्तों का निर्धारण करती है संसद। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये सदस्यों की बात हो गई। फिर आते हैं हम पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी अगर बात करें राज्य विधानसभा की तो कौन हो गया? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर बात करते हैं विधान परिषद की तो क्या हो गया? सभापति और उपसभापति। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदस्य अपने मध्य में से चुनते हैं, अपने अंदर से चुनते हैं, आपस में सदस्य चुनते हैं। जिस तरह से राज्यसभा में होता है कि हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसी तरह से यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर सभापति और उपसभापति दोनों चुने जाएंगे। किसके आधार पर? अपने सदस्यों के अंदर से ही लोग उनको मत देकर आपस में चुनने का काम करते हैं। ये बात पता हो गई आपको। फिर अध्यक्ष थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अध्यक्ष ही वित्त आयोग के बारे में बताता है, अध्यक्ष ही हमें बताता है जो वित्त विधेयक होता है उसके अंदर जो साइन करता है, अध्यक्ष ही करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका जो अनुमोदन करता है वो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। दल बदल के आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा ही लिए जाते हैं। और अगर मत बराबरी की स्थिति आ जाए, जब सदन में वोटिंग हो, अध्यक्ष का ये काम होता है कि वो सिर्फ संचालन का कार्य देखता है, पूरे सभा का, पूरे सदन के अंदर संचालन, उसकी प्रक्रियाएं ठीक से हो या ना हो, ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही हैं तो उनको ठीक से चलाने का काम वह करवाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर मत बराबर हो गए सदन में, तो निर्णायक मत देने का काम भी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा की जो समितियों की नियुक्ति करनी होती है, वह भी काम कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है। सभापति का भी कुछ इस तरह का, यहाँ सदन का काम इस तरह का यहाँ का हो जाएगा। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में सभापति को ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं है। आगे बात करते हैं विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है हमारी संसद की प्रक्रिया से। तो अगर आपने संसद की प्रक्रिया आपको पता है तो सिर्फ वही प्रक्रिया है। हम ये मान लेते हैं कि किसी राज्य के अंदर जो विधानमंडल है उसमें दोनों सदन हैं। पहला विधानसभा या फर्स्ट सदन, सेकंड सदन, और फिर आती है बात राज्यपाल की। मान लेते हैं क्योंकि कोई भी जो साधारण विधेयक होता है वो राज्य विधानसभा या विधान परिषद किसी में भी शुरू किया जा सकता है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये राज्य विधानसभा है और ये है विधान परिषद, और राज्यपाल अनुमति देने के लिए आ जाते हैं। कोई भी बिल जब यहां पर विधेयक लाया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया, विधेयक कोई भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो कई बार यह पूछा जाता है सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य वह व्यक्ति हो जाता है जो सरकार में मंत्री के पद पर है या सरकार के अंतर्गत किसी पद पर है। मंत्री होता है मोस्ट ज्यादातर रूप से मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री इस तरह से। और गैर सरकारी सदस्य
गैर सरकारी सदस्य वह होता है जो मंत्री के पद पर नहीं है। सदन का सदस्य होना तो आवश्यक है, लेकिन मंत्री के पद पर वह नहीं है, ठीक है। तो यह होता है गैर सरकारी सदस्य। अब कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, 3 पाठन उस पर होते हैं, 3 बार उस पर विचार किया जाता है, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। फिर क्या होता है, वोटिंग होती है और समझो कि वो पारित होकर सेकेंड सदन में चला गया, पारित हुआ, सेकंड सदन में चला गया, विधान परिषद के पास चला गया। अब इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसके पास ऑप्शन है कि ये भी इसको पारित कर दे, इस सदन में भी ये सेम प्रोसेस होगा। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, ये इसको पारित कर दे, अगर पारित कर देगा तो राज्यपाल के पास चला जाएगा। यह इसे पारित ना करके कुछ संशोधन इसमें करे, कुछ संशोधन इसमें करे और विधानसभा को वापस लौटा दे। संशोधन ये करेगा और विधानसभा को वापस लौटा देगा। एक ये हो गया। दूसरा, यह विधेयक को अस्वीकृत कर दे, विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या फिर यह इस पर कोई कार्यवाही ही ना करे। इतने ऑप्शन दूसरे सदन के पास हैं। पारित कर दिया तो आगे चला जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर संशोधन करता है, संशोधन करता है और वापस यहां पर आ जाता है, तो विधानसभा चाहे तो इस संशोधन को मान भी सकती है, चाहे तो संशोधन को नहीं भी मान सकती। अगर संशोधन को मान लिया, अगर संशोधन को मान लिया तो यह जो विधेयक है यह दोनों सदनों से पारित माना जाएगा और राज्यपाल के पास चला जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर संशोधन को मान लिया तो राज्यपाल के पास विधेयक चला जाएगा, क्योंकि उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि वह अस्वीकृत कर दे, तो अस्वीकृत कर दे तो क्या होगा, अस्वीकृत कर दे या कार्यवाही ना करे, कब तक, 3 माह तक। राज्य परिषद किसी भी विधेयक को पहली बार में ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक रोक सकती है, कोई भी कार्यवाही ना करके। इन दोनों कंडीशन में अगर 3 माह तक रोक लिया, अब क्या करेगी, विधानसभा इस विधेयक को वापस से पारित कर सकती है और विधान परिषद को भेज सकती है। अगर पारित कर दिया, राज्यपाल के पास चला गया, संशोधन किया, संशोधन अगर मान लिया तो क्या हुआ, राज्यपाल के पास चला गया, मान लिया तो दोनों को हम माना हुआ, मतलब में दोनों सदनों से पारित मान लेंगे। संशोधन नहीं भेजा, संशोधन को नहीं माना, वापस यहां भेज देंगे तो भी इसको पारित करना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य परिषद के पास बहुत ज्यादा शक्तियां इस मामले में है नहीं। वह किसी भी विधेयक को पहली बार में 3 माह तक और अगली बार जब विधानसभा भेजती है तो 1 माह तक, ज्यादा से ज्यादा 4 माह तक किसी विधेयक को रोक कर रख सकती है, लेट करवा सकती है। इससे ज्यादा शक्तियां उसके पास नहीं है। संशोधन को मान लिया तो दोनों सदनों से पारित मान लिया गया, संशोधन को नहीं माना और ऐसे ही वापस इसके पास भेज दिया तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसे पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अस्वीकृत कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की 3 माह तक, तो फिर क्या ऑप्शन आता है, 3 माह तक कार्यवाही नहीं होने के बाद विधानसभा उस विधेयक को वापस से पारित करेगी। वापस पारित करने के बाद यह ज्यादा से ज्यादा 1 माह का समय और ले सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी विधेयक यहां पर शुरू हुआ, 3 वाचन हुए, इसने पारित कर दिया। पारित करने के बाद इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। विधान परिषद के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये इसे पारित कर देगा, इजी है, राज्यपाल के पास चला जाएगा। हो सकता है विधान परिषद उस विधेयक में कुछ संशोधन करे, संशोधन करेगा, संशोधन करने के बाद यह विधेयक वापस जाएगा विधानसभा के पास। विधानसभा के पास 2 कंडीशंस हैं। विधानसभा संशोधनों को मान लेगी, अगर संशोधनों को मान लेगी तो यह संशोधित होकर यह विधेयक ऐसा माना जाएगा कि इसने भी पारित कर दिया, इसने भी पारित कर दिया, राज्यपाल के पास चला जाएगा। पहली बात। हो सकता है विधानसभा संशोधन को ना माने, विधानसभा कहे कि नहीं हम ये संशोधन नहीं करेंगे, जैसा हमने भेजा है वैसा ही ठीक है। नहीं मानकर क्या होगा, विधानसभा इसे वापस पारित कर देगी
तो वापस विधान परिषद के पास आएगा, तो फिर वापस इसे पारित करना ही पड़ेगा। अब इसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, कोई कार्यवाही ना करे या 3 माह तक कोई कार्यवाही ना करे या अस्वीकृत कर दे, ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसने तो कार्यवाही नहीं करी, विधेयक उसी के पास पड़ा हुआ है, विधानसभा क्या करेगी, वही विधेयक वापस से अपने सदन से पारित करेगी और यहां पर भेजेगी। अब की बार क्या कर सकती है विधान परिषद, सिर्फ 1 महीने तक और लेट करवा सकती है। अगर 1 महीने में भी पारित उन्होंने नहीं किया तो दोनों सदनों से विधेयक को पारित माना जाएगा और यह कहां चला जाएगा, राज्यपाल के पास अनुमति के लिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी वे में चीजें समझ में आए। अब राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक जाता है तो इसके पास भी या तो वह अनुमति दे देगा या वह अनुमति नहीं देगा, यानी अस्वीकार कर देगा। यह राज्यपाल के पास कुछ विकल्प हैं। और क्या क्या विकल्प हैं, पुनर्विचार के लिए भेज दे, राज्यपाल कहे कि भाई इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करो, और या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास इसको भेज दे, राष्ट्रपति के विचार के लिए। ये 4 ऑप्शन इसके पास है। अनुमति अगर दे दी तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। अनुमति नहीं दी तो विधेयक समाप्त हो गया। पुनर्विचार के लिए भेजा तो विधेयक वापस चला जाएगा और पुनर्विचार के बाद वापस से जब आएगा तो राज्यपाल को उस पर साइन करने हैं। राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास भी ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति या तो अनुमति दे दे या फिर उस अनुमति को उसे वापस से विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज दे। अनुमति दे देंगे तो क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए भेजें तो विधानसभा पर वाजिब है कि विधानसभा 6 माह के अंदर इस पर पुनर्विचार करें, और वापस जब राष्ट्रपति को भेजेंगे तो यह प्रावधान किसी भी तरह का नहीं है कि अब राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। जैसे पुनर्विचार पर अगर राज्यपाल भेजता है और वापस राज्यपाल के पास आता है तो उसे साइन करना होता है, लेकिन राष्ट्रपति को वापस साइन करना पड़ेगा क्या, यहां पर ऐसा कोई भी प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। ये इतनी बात हुई हमारी विधायी प्रक्रिया की। आगे बढ़ते हैं। अगर समझो कि विधायी प्रक्रिया चल रही है और उसके दौरान ही, उसके बीच में ही विधानसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, विधानसभा गिर गई तो क्या होगा, तो उस विधेयक की क्या स्थिति रहेगी उस पर हम बात करने वाले हैं। एक बात करते हैं, कोई विधेयक अगर विधानसभा में लंबित है, कोई विधेयक है विधानसभा में लंबित है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विधेयक विधानसभा में लंबित है तो क्या वह समाप्त हो जाता है। अब किस तरह से होगा, विधानसभा में लंबित है, चाहे वह राज्य विधान परिषद से पास होकर आ गया हो, परिषद से पारित होकर आया हो या विधानसभा में ही शुरू हुआ हो। अगर कोई विधेयक विधानसभा में लंबित है, 2 स्थिति हो सकती है, या तो वह विधान परिषद से पारित होकर आया हो या उसे विधानसभा में ही शुरू किया गया हो। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा का विघटन हो गया तो यह लंबित विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह लंबित विधेयक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर अगर आपको इस तरह का विधेयक लाना हो तो नई विधानसभा के गठन के बाद में लाना होगा।
फिर विधान परिषद में अगर कोई विधेयक लंबित है, अब दूसरी तरह से जो स्टेटमेंट हमसे पूछे जाते हैं, कोई विधेयक है जो विधान परिषद में लंबित है और अभी तक उसे विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, अभी तक उसने विधानसभा में नहीं वह आया है, तो फिर ये जो विधेयक है ये समाप्त नहीं होगा, यह समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई विधेयक विधानसभा के अंदर है और विधानसभा गिर गई तो वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर कोई विधेयक विधान परिषद में है जो अभी तक विधानसभा के पास से नहीं आया है तो वह विधेयक वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है। सॉरी। अगर कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति के लिए गया हुआ है तो भी वह विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों सदनों ने उस पर उसको पारित कर दिया है। ये बात हो गई। फिर अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर जो कोरम होता है, जो गण पूर्ति होती है, कोरम या गण पूर्ति, तो आप सभी झटक से जवाब देते हैं कि 1/10 1/10 उसका आंसर होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की जरूरत है। संविधान में प्रावधान है कि कोरम वह होगा 10 सदस्य या उस सदन की संख्या का 1/10, या तो 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों का 1/10, जो भी ज्यादा हो। जो भी ज्यादा होगा वह उसकी गणपूर्ति होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेषाधिकार है विधानसभा को, जिस तरह से हमारी लोकसभा, राज्यसभा को, हमारी संसद को अपनी स्वतंत्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा को अपनी स्वतंत्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो किस तरह के हैं उनको देख लेते हैं। कुछ है सामूहिक विशेषाधिकार जो एक सदन के रूप में, एक निकाय के रूप में पूरे सदन को मिलते हैं, पूरी विधानमंडल को मिलते हैं, और कुछ है व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो किसी एमएलए को, किसी सदन के सदस्य को अधिकार जो दिए जाते हैं, विशेष अधिकार वह है। सामूहिक विशेष अधिकारों की अगर हम बात करें तो यह अधिकार है कि यह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों, कार्यवाहियों को प्रकाशित करे, और यह अधिकार भी है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। किसी भी सदन को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाहियों का प्रकाशन करे और दूसरों को मना कर दे कि आप इसका प्रकाशन नहीं कर सकते। यह इसका विशेषाधिकार है। यह अपरिचितों को इसकी कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकती है। जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, उन्हें इसकी कार्यवाही से यह बाहर कर सकती है, और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती है। यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है। यह अपने प्रक्रिया संचालन के लिए, अपने कार्य संचालन के लिए अपने खुद के नियम कानून बना सकती है। इसका मतलब यह है। यह भर्त्सना, फटकार या कारावास के द्वारा विशेष अधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। अगर कोई सदन की अवमानना करता है, चाहे वह सदस्य हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो, तो सदन उसको दंडित कर सकता है, चाहे वो उसे फटकार लगाए या उसे किसी तरह का दंड भी दे। ठीक है, कारावास तक दे सकते हैं। इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
यदि सदन के कोई सदस्य के संबंध में इस तरह की चीज़ें होती है, वो कहीं पकड़ा जाता है, उस पर कोई आरोप लगाया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो सदन को यह अधिकार है कि उसके बारे में सबसे पहले तत्काल सूचना सदन को दी जानी चाहिए। यह जांच प्रारंभ कर सकता है और साक्ष्यों की उपस्थिति होने का आदेश दे सकता है, संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भी भेज सकता है। यदि किसी तरह की न्यायिक कार्यवाही सदन में चल रही है उसके कार्य संचालन को लेकर, तो किसी भी तरह का रिकॉर्ड, किसी भी तरह का प्रतिवेदन सदन मंगवा सकता है, आदेश दे सकता है सबूतों को रखने को लेकर। यह इसका विशेषाधिकार है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकता। न्यायालय को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह सभा की समितियों की जांच करे या सभा की कार्यवाहियों की किसी भी तरह से जांच करे। यह एक बड़ा विशेषाधिकार है जो शक्तियों के पृथक्करण को कहीं ना कहीं परिभाषित करता हुआ नजर आता है, क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत यही है कि विधायिका, न्यायपालिका और मंत्रिमंडल कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों को अपने अपने हिसाब से करेंगे, दोनों तीनों एक दूसरे के कार्यों में टांग नहीं अड़ाएंगे। इस तरह से पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार करने की बात आती है या सदन में किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने की बात आती है तो यह पीठासीन अधिकारी के बिना, अगर विधानसभा है तो अध्यक्ष के बिना, और अगर विधान परिषद है तो सभापति की अनुमति के बिना यह काम नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात करें, जो एमएलएज होते हैं उनको किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, तो यह है उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो अधिकार है यह सिर्फ सिविल मामलों को लेकर है। अगर उन्होंने कोई आपराधिक काम किया है तो उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे यही लिखा हुआ है, यह छूट केवल सिविल मामले में है और आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है, या है यहाँ पर। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। राज्य विधानमंडल के अंदर खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अधिकार एमएलएज को, सदस्यों को होता है। इसी तरह के अधिकार एमपीज को संसद में भी दिया हुआ है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगर कोई सदस्य सदन में अपनी बात रखता है उसे किसी भी तरह से किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान है। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और स्थायी आदेशों के अनुरूप है। यह आवश्यक है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, निष्पक्ष रूप से चल सके, इसलिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। यह बात इसमें कही गई है। वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। इतना तक इन्हें अधिकार है। अगर सदन चल रहा है तो कोई भी एमएलए जिसे न्यायालय के द्वारा बुलाया जाता है कि आपको किसी मामले में गवाही देनी है या कोई सबूत प्रस्तुत करना है, वे इनकार कर सकते हैं। यह उनका विशेषाधिकार होता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए राज्य विशेषाधिकारों को लेकर, राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा और एमएलएज के विशेषाधिकारों को लेकर, तो अनुच्छेद 194 इससे डील करता है। आगे बात, और अगर संसद की बात करें तो आर्टिकल 105 इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा विधानसभा का जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक मुद्दा आता है एक देश और एक चुनाव की अवधारणा को लेकर। आप सब सुनते आ रहे हैं, खासकर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके द्वारा यह एक पहल बार बार की जा रही है। बार बार उन्होंने कोशिश की है कि भारत के अंदर निर्वाचन जो हैं वो एक चुनाव हो एक समय में, जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ हों। इस तरह का मुद्दा बार बार उठता आया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो यह
अभी की गवर्नमेंट का ही मुद्दा नहीं है, निर्वाचन आयोग ने भी ऐसा करने की सलाह दी है। समय समय पर विभिन्न आयोगों के द्वारा, कुछ समितियों के द्वारा इस तरह के रिकमेंडेशंस भी की गई हैं कि भारत में एक निर्वाचन होना चाहिए, एक देश एक चुनाव की अवधारणा को हमें अपनाना चाहिए। अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करें तो हमारा फर्स्ट चुनाव होता है 1952 में। 1952 से 1967 तक जो 4 आम चुनाव हुए वह इसी तर्ज पर हुए, एक चुनाव की अवधारणा पर, एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर। राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी साथ होता था और लोकसभा का आम चुनाव भी साथ होता था। लेकिन क्या हुआ, 1967 के चुनाव के बाद 1968 में और 1969 में, 1969 में कुछ विधानसभाएं भंग हो गई समय से पहले। तो जब समय से पहले भंग हो गई तो उनका चुनाव कराना भी अनिवार्य हो गया। अब यहां से चीजें डगमगाना शुरू हुई, यहां से, क्योंकि अब उनका कार्यकाल अलग होना शुरू हो गया, तो उनके 5 साल बाद में होंगे और सरकार के 5 साल। और फिर क्या हुआ, 1971 में हमारी लोकसभा के भी नए चुनाव हुए समय से पहले। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का टेन्योर और राज्य की विधानसभाओं का टेन्योर मिसमैच होने लगा। यहां पर अब यह मुद्दा उठने लगा कि अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव इनके होते हैं। और वर्तमान में यही एक मुद्दा उठाया जाता है कि हमारा भारत लगभग पूरे सालों में ही कहीं ना कहीं चुनाव का दौर जारी रहता है, जो हमारे संसाधनों पर भी भार है, आर्थिक भार भी है, प्रशासनिक रूप से भी हम पर भार पड़ता है। तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं एक देश के एक चुनाव की अवधारणा को लेकर। तो इसके कुछ समर्थित तर्क हैं। समर्थन के लिए क्या क्या बातें हैं, इसको क्यों होना चाहिए एक देश एक चुनाव? क्योंकि चुनाव में अत्यधिक लागत आती है, आर्थिक लागत बहुत ही ज्यादा है। यदि आप बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो हम पाते हैं कि पूरे विश्व में सबसे महंगे चुनाव भारत में 2019 का लोकसभा चुनाव था, जो हमारा आम चुनाव था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लागत का सामना हमें करना पड़ता है। 60,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत पर आया था। इसी तरह से यदि हम देखें प्रशासन में, तो ये चीजें समर्थन करती है कि क्यों हमें एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लाना चाहिए। प्रशासनिक रूप से जो लागत है, हमें हर समय सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। चुनाव के क्षेत्र में सुरक्षा बल हो गए, फिर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं हमारे, बड़ी मात्रा में चुनावी कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं अधिकारी व कर्मचारी। और अध्यापक जो अध्यापन के लिए हैं, लेकिन चुनाव के कार्य में इन्हें भी बड़ी मात्रा में लगाया जाता है, जिससे भारत का शैक्षणिक कार्यक्रम जो है, एजुकेशन सिस्टम है, वह प्रभावित होता है। तो प्रशासनिक लागत भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर पूरे साल भर चुनाव होने के चक्कर में। फिर अगर हम बात करें तो जो नए विकासात्मक कार्य हैं, जो विकासात्मक कार्य हैं उनमें बाधा पहुंचती है, क्योंकि जहां पर चुनाव होता है वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। उसकी वजह से कोई नया कार्य या नई नीति लागू नहीं की जा पाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो ये कहती है कि हमें एक देश एक चुनाव की अवधारणा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें हैं जो इसमें चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। तो चुनौतियों के रूप में कुछ चीजें हैं, या विरोध में तर्क भी हम इसे नाम दे सकते हैं। विरोध में तर्क या चुनौतियां। क्या है, अगर सबसे पहले हम बात करें तो संघीय समस्या होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रांतीय सरकार और संघ सरकार कहीं ना कहीं इनके बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर की तरह चीजें हैं, इनकी अलग अलग पावर्स है। तो अगर हम विधानसभाओं के टेन्योर को पहले समय से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे या लोकसभा के साथ में चुनाव कराने के लिए इस तरह की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था का मुद्दा उभर कर सामने आएगा। दूसरी बात, तो पहला हो गया संघीय समस्या, संघीय व्यवस्था के खिलाफ।
एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है संविधान संशोधन की हमें जरूरत पड़ेगी। संविधान संशोधन की एक सपोज कीजिए, अगर एक बार हम किसी तरह से एक देश एक चुनाव की अवधारणा के अंतर्गत चुनाव करवा भी लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, या किसी राज्य की सरकार पहले से गिर जाएगी, समय से पहले, कार्यकाल से पहले भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हमें कई सारे संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत होगी। जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 83(2), आर्टिकल 85(2) है, जिसमें राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 172 की बात है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की बात की गई है, और 174 जिसमें राज्यपाल कभी भी विघटन कर सकता है राज्य विधानसभा का। तो इस तरह के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन को लेकर है, उसे भी कहीं ना कहीं संशोधित करने की जरूरत पड़ेगी। तो संविधान संशोधन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इस अवधारणा को लागू करने में ज्यादा कठिन बना देगी। दूसरी बात, अगर हम देखें, जब राज्य के और संघ के लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो हमें नजर आएगा कि क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, और जो राष्ट्रीय तौर पर बड़ी गवर्नमेंट है या बड़ी राजनीतिक दल हैं, जो प्रभावी रूप से लोकसभा चुनाव में ऐसा होता है कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि क्षेत्रीय मुद्दों को अनदेखी की जाएगी या उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है इससे यह समस्या खड़ी हो, क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी। क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी इसमें की जा सकती है। फिर अगर हम बात करें और क्या क्या है, जब एक साथ चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव का मतलब है कि एक ही तारीख को नहीं, लेकिन कुछ आसपास के टाइम में, एक ही समय में लगभग चुनाव होंगे लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक समस्याएं हमारे सामने उभर कर आ जाएंगी। जैसे कि ईवीएम्स और वीवीपैट जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगभग उनकी मात्रा में डबल करनी पड़ेगी। तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं, लॉजिस्टिक समस्याएं, वो भी उभर कर हमारे सामने आ सकती हैं। लॉजिस्टिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पहले हमने इसके सपोर्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्यों एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लागू करना चाहिए, उसके बारे में देखा, और फिर हमने उसकी कुछ चुनौतियों की भी चर्चा की। फिर अगर जब हम बात करें आंसर राइटिंग को लेकर, तो जब हमें आगे की राह बतानी होती है, आगे की राह, तो हम कहेंगे कि क्योंकि चुनाव, एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत के लिए भी कोई नई नहीं है, हमने पहले शुरू के 4 चुनाव इसी अवधारणा पर करवाए भी हैं। तो यह मुमकिन है कि इस अवधारणा को कुछ सकारात्मक कदमों के साथ में संचालित किया जा सकता है। सबसे पहली बात, क्योंकि वर्तमान में राजनीतिक विरोध बहुत ज़्यादा है, इसलिए वर्तमान में बहुत जल्दी इसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के साथ इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। कैसे? सबसे पहले अगर हम कहें तो जो विरोधी राजनीतिक दल है, विरोधी व क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनको विश्वास में लाया जाए, उनसे बात की जाए और उन्हें इस चीज के लिए राजी किया जाए। दूसरा, लोगों में भी इसके लिए जागरूकता हो, लोगों में इसके लिए जागरूकता हो, और जो संविधान संशोधन का मुद्दा आता है उसके लिए कहीं ना कहीं विशेषज्ञों के पैनल बनाए जाएं। विशेषज्ञों के पैनल उसके लिए बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हम इस अवधारणा को कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में साकार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लेक्चर था आज का, जिसमें हमने
गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसके बारे में चर्चा की, और अंत में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लेकर जो बातें थी जो आपको बताना आवश्यक था उसके बारे में चर्चा की। इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। आगे भी जब भी कोई टॉपिक इस तरह से इम्पोर्टेंट होगा तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि किस तरह का ये सेशन रहा, क्या सुधार किए जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, शुक्रिया।